अयोध्या तनाजा मामले में दाखिल सभी नजरसानी की अर्जी खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अर्जियों को खारिज करते हुए इस पर नए सिरे से समाअत करने से ही इनकार कर दिया है। इस मामले पर जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने अदलिया पर भरोसा जताया। जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए मदनी ने कहा कि आज मंदिर तोड़ने का मुसलमानों पर दाग लगा जो था वो धुल गया है, लेकिन अदालत उस्मा के फैसले पर सवाल तो उठेंगे ही। इस पूरे मामले पर अरशद मदनी से खास बातचीत की हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ आशिफ इकबाल ने। रिव्यू पिटीशन आज खारिज हो गया और कई सारे जो उम्मीदें थी, लग रहा था ये कि रिव्यू पिटीशन अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो उस पर चर्चा परिचर्चा होगी, तमाम मसलों पर बात विचार होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम इस मसलों को समझने के लिए और कई सारे मसले हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ जनाब अरशद मदनी साहब हैं। हम सीधे इन्हीं से पूछ लेते हैं। मदनी साहब, कैसे देखते हैं इस जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जो आप लोग तो बहुत उम्मीद से गए? हाँ, हम लोग उम्मीद से गए थे और बुनियाद उसकी एक ही थी कि हमने हाई कोर्ट के फैसले को यहाँ चैलेंज किया था, इसलिए कि हाई कोर्ट का फैसला आस्था की बुनियाद पर था और हमने इस बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पेश किया था कि कोर्ट तो कानून की जगह है, हक के मिल्कियत का मुकदमा है। अगर कानून हमारे हक में है तो आप इसका फैसला हमारे हक में दीजिए, हक के मिल्कियत। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका इतराफ किया था कि जो फैसला आएगा वो कानून की बुनियाद पर और कानून की जगह है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अजीब और गरीब बात है कि जो फैसला आया है उसके इब्तदाई मुंदरजात तो कानूनी हैं और इंतहाई जो चीज फैसला कुन है वो फिर वो आस्था की बुनियाद के ऊपर है। इब्तदा में ये कहा गया, जो दावा था फरीक मुखालिफ का, कि ये राम मंदिर था जिसको तोड़कर बाबर ने बनाया है। उन्होंने साफ कर दिया कि ये मस्जिद अपनी जगह पर बनी है, ये कोई सबूत नहीं दिया जा सका है। इसका बहुत खुला हुआ मतलब ये है कि हक के मिल्कियत मुसलमानों ही का है। अच्छा, उसके बाद इसको और ताकत दी कि जिन लोगों ने घुसकर मूर्ति रखी वो भी मुजरिम, जिन्होंने मस्जिद को शहीद कर दिया वो भी मुजरिम। ये अगर पश्चिम में है तो अब दूसरा, तीसरा, चौथा फैसला पूरब के अंदर चला गया कि हक के मिल्कियत उन्हीं मुजरिम को दी जाती है, यानी मस्जिद उन्हीं को दे दी गई। ये फैसला ऐसा है कि जो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट की कोई अच्छी तस्वीर पेश नहीं कर पा रहा है। हमारा मुद्दा ये था कि इसके ऊपर दोबारा गौर कर दिया जाए और हम ये समझते थे कि ये एक ऐसी खुली हुई हकीकत है कि जिसको कबूल कर लिया जाएगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का अपने फैसले के खिलाफ किसी रिव्यू पिटीशन को कबूल न करना ये कोई कानून नहीं है। ऐसी मिसालें हैं कि कबूल किया गया है, 5 बेंच से 7 बेंच को दे दिया गया है। हम ये समझते थे कि ऐसा भी इसके अंदर हो सकता है, क्योंकि एक बड़ी खुली हुई चीज थी जिसके लिए किसी दलील को और उसकी गहराई तक जाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन नहीं हुआ तो मुल्क हमारा है, कानून हमारा है। लेकिन एक बात तो साफ है ना, जिस तरह से डिसीजन आया और आप लोगों ने भी उसका खैर मकदम किया था कि जो दाग लगे हुए थे, जो बहुत सालों से इस बात के लिए वो कह लें कि ये दागदार थे लोग, वो दाग तो कम से कम हमें जो ये अफसोस है वो दाग एक तो लगे हुए थे मुसलमान के ऊपर, फैसला उसका आ गया कि वो बेदाग है, लेकिन इस फैसले के बाद दाग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लग गया, मुल्क के ऊपर लग गया। वो चीज उससे ज्यादा खराब है। हम ये चाहते थे कि काश के वो चीज न होती। इसलिए कि अब सवाल पैदा होता है कि भाई आप जब मुसलमानों ने गोया के हक के मिल्कियत उनका था और उन्होंने कोई कानून के खिलाफ नहीं किया था, मस्जिद को मस्जिद की जगह, तो अब सुप्रीम कोर्ट अपनी हैसियत को कैसे बचाएगा कि फैसला उसने उन्हीं मुजरिमों का हक में कैसे दे दिया। तो ये दाग जो मुसलमानों पर लगा था वो तो धुल गया, लेकिन अब जो दाग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और मुल्क के ऊपर लगा है उसको कैसे धोया जाएगा? फिर क्या करने वाले आप लोग? अब क्या करने वाले हैं? हमने तो जो किया था वो भी वर्किंग कमेटी के फैसले की बुनियाद पर किया था। हम फिर वर्किंग कमेटी को बुलाएंगे और बुला करके अगर वर्किंग कमेटी को फैसला करती है तो हम तो एक उसके खादिम हैं, हमें वो काम। अब रास्ते क्या हैं? अब मतलब इस मसले पर बातचीत करने के लिए क्या रास्ते? ये फैसला वर्किंग कमेटी ही करेगी, हम नहीं कुछ कर सकते। बिल्कुल।
लेकिन एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे हम कि जब आप लोग रिव्यू पिटीशन के लिए गए तो उस पर भी काफी मीटिंग हुई, काफी बैठकें हुई और रिव्यू पिटीशन 9 मतलब आपकी तरफ से, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से था 18। उसके बाद फिर उस सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह रही कि निर्मोही अखाड़े ने भी फिर दायर कर दिया रिव्यू पिटीशन और फिर हिंदू महासभा ने भी। तो आपको तो ये डिसीजन आपको मालूम था या आप जिस पर ऐतराज कर रहे थे उनका ऐतराज भी इस बात पे था कि आपको क्यों 5 एकड़ जमीन दे दी गई? तो 5 एकड़ जमीन का तो कोई मसला ही नहीं है। हिंदू महासभा ने आप 5 एकड़ जमीन, आप हमसे 5 एकड़ नहीं 50 एकड़ जमीन ले लेते और मस्जिद का फैसला हमारे हक में कर देते, हम आज भी तैयार हैं। ये क्या चीज है 5 एकड़ जमीन? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि लोगों ने इसको कबूल नहीं किया। ये तो एक ऐसी चीज है कि गोया के आप हमें कोई भीख दे रहे हैं, हम तो आपसे 5 एकड़ जमीन नहीं मांग रहे थे। हमारी तो मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद क़यामत तक मस्जिद रहेगी, चाहे एक मंदिर नहीं उसके ऊपर 1000 मंदिर आप बना दें। इसलिए कि जब आपने खुद फैसला कर दिया कि वो मस्जिद थी, अपनी जगह के ऊपर थी, तो फिर दुनिया के अंदर कौन सी ताकत है कि मस्जिद को, मस्जिदियत को खत्म कर दे उसकी। आप लोग कब वर्किंग कमेटी बुला रहे हैं, कब ये फिर आगे फैसला करेगा, क्या होने वाला है? देखिए, वर्किंग कमेटी के लिए हमारा दस्तूर है ये कि हमें 15 दिन पहले बुलानी है, इसकी दावत दी जाती है, एजेंडा भेजा जाता है। लेकिन अगर इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी के अंदर हम उसको 3 दिन की मोहलत से भी बुला सकते हैं। हमने पहले इसी तरह बुलाई थी, लेकिन अब हम 3 दिन की वजह से कि उसके अंदर सब लोग शरीक नहीं हो पाते हैं, उनको सीटें नहीं मिलती हैं, नहीं आ पाते हैं, तो देखते हैं क्या फैसला होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अरशद मदनी साहब थे जो तमाम सवालों के बड़े ही बेफिक्री से और बेफिक्री से उन्होंने जवाब दिया है। कैमरा नाटी के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया। चलिए बढ़ते आगे। पार्लियामेंट से शहरियत तरमीमी बिल पास होने के दूसरे दिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और बिल को गैर आईनी बताते हुए ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग ने आगे की कार्रवाई पर रोक की मांग की है, जबकि सियासतदान इसे अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। कहीं खुशी कहीं गम की ये 2 तस्वीरें हैं शहरियत तरमीमी बिल के पास होने के बाद की। पनाहगुज़ीन बीजेपी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते नजर आए, जबकि शुमाल मशरिक में इसे लेकर खासा गुस्सा देखा जा रहा है। Why we thought that we will bring to the notice of the honorable court, and thereby we hope that we will get relief on that. It is totally against the basic principle. Any kind of treating on the basis of religion or any भेजा जाएगा। कानून बनने से पहले जहां पाकिस्तान से आए पनाहगुज़ीन जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी जानिब शुमाल मशरिक़ की रियासतों में लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर बिल किसी मजहब के खिलाफ नहीं है तो तालीम याफ्ता शख्सियतें इस बिल को खारिज क्यों कर रही हैं? और अगर मुल्क के मफाद में ज़िमनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कर्नाटक के लीडरान को मुबारकबाद दी है। कल पार्टी की पार्लियामानी मीटिंग की जानकारी देते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने तफसील से बताया कि इस दौरान मीटिंग में पार्टी लीडरान को अवामी खदमात जारी रखने पर जोर दिया गया। वाज़ेह रहे कि 9 दिसंबर को ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती में बीजेपी ने शानदार कामयाबी हासिल की। रियासत की 15 में से 12 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार कामयाब रहे और नतीजों के मुताबिक 2 सीटों पर अपोजिशन जमात कांग्रेस को कामयाबी हासिल हुई। वहीं 1 सीट आजाद उम्मीदवार के हक में गई, जबकि जेडीएस अपना खाता तक नहीं खोल पाई। बीजेपी के शानदार मुजाहरे की बदौलत येदियुरप्पा सरकार ने अक्सरियत के हदफ को भी पार कर लिया है। लिहाजा बीजेपी के पास असेंबली में 117 सीटें हो गई है, जो कि अक्सरियत से 5 ज्यादा है। हम लोगों ने उनको स्टैंडिंग ओवेशन दे के स्वागत तो किया, लेकिन आज प्रधानमंत्री अपने भाषण शुरू करने से पहले उन्होंने कर्नाटक के जनता को, कर्नाटक के उधर के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी को, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के सब नेताओं को, एमपीओं को, मंत्रियों को उन्होंने अभिनंदन करते हुए
स्टैंडिंग ओवेशन दिलवाया कर्नाटक लोगों को, माननीय प्रधानमंत्री जी, और कर्नाटक के लोगों को विशेषतः जो रिकॉर्ड मार्जिन से, जहाँ हम 2 बार कभी भी हम जीते नहीं थे, वो 2 सीट में भी हमको जीत हासिल हुआ है। उसके लिए प्रधानमंत्री बहुत बहुत जनता के प्रति आभार प्रकट किया है और कर्नाटक में एक स्थिर सरकार के कारण अभी डेवलपमेंट भी बहुत तेज से होगा, ऐसे प्रधानमंत्री आशा व्यक्त किया है। चलिए बढ़ते आगे। आंध्र प्रदेश सेक्रेटरीट में मीडिया और लीडरान के दाखिले की पाबंदी को लेकर टीडीपी ने मुजाहरा किया। पार्टी का कहना है कि हुकूमत ने आइन के चौथे पिलर के हक के साथ खिलवाड़ किया है, साथ ही अपोजिशन की आवाज दबाने की कोशिश इसको करार दिया। इस दौरान पार्टी ने रियासत के दीगर मसाइल को लेकर भी जगन हुकूमत पर सवाल उठाए हैं। हुकूमत के कई फैसलों का जिक्र करते हुए उस पर भी सवाल खड़े कर दिए। उधर हैदराबाद एनकाउंटर मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जहां पर इस दौरान अदालत उज़्मा के रिटायर्ड जज वीएस सिरपुरकर की सदारत में कमीशन बनाने का ऐलान किया गया है। 3 रुकनी यह कमीशन 6 महीने में अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपेगा और इस दौरान किसी तरह के मुआवजे नहीं दिए जाने को भी कहा गया है। गौरतलब है कि गैंगरेप मुलजिमीन के एनकाउंटर मामले में अदालत ने फौरन सुनवाई करने की मांग को मंजूर कर लिया था। मशहूर वकील जीएस मुल्क में आए दिन हो रहे रेप और खातून इस्तेसाल के वाकयात के खिलाफ मुजाहरा जारी है। बेंगलुरु में ख्वातीन तंजीमों की जानिब से हुए मुजाहरे के दौरान हुकूमत पर नाराजगी का इजहार किया गया। सख्त कानून के बावजूद ऐसे वाकयात पर फिक्रमंदी का इजहार किया गया। खातून तंजीमों ने हैदराबाद, उन्नाव जैसे वाकयात पर अफसोस का इजहार करते हुए कानून के फौरन निफाज की मांग की।